फिर तो कट कर रहा बच्चे लोग आज की क्लास में सीखेंगे केमिस्ट्री के बेसिक चीज़ें। बेसिक चीज़ें का अर्थ जो छोटी छोटी पदार्थें हैं, छोटे छोटे मैटर्स हैं, छोटी छोटी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के बारे में आज जानेंगे। चलो जानते हैं। केमिस्ट्री के अंतर्गत पदार्थ होता क्या है? पदार्थ को वो इंग्लिश में बोलते हैं मैटर। पदार्थ को इंग्लिश में सब्सटेंस भी बोलते हैं। पदार्थ को क्या बोला जाता है इंग्लिश में? मैटर या सब्सटेंस। पदार्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मैटर या सब्सटेंस। समझे? पदार्थ होता क्या है? तो वैसी वस्तुएं, पदार्थ कहते किसको समझना, वैसी वस्तुएं जिसमें भार हो, जिसमें द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता है, उसे क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। आदमी भी एक प्रकार की पदार्थ ही है, क्योंकि आदमी के अंदर तो भार भी है। भार है ना जी, आदमी के अंदर वजन है ना, स्थान घेरता है ना, तो आदमी भी क्या है? पदार्थ है। तो जितने भी पदार्थ हैं उन सभी पदार्थ के अंतर्गत कुछ न कुछ भाग होते हैं, वे स्थान घेरते हैं, वे उनका एक आयतन होता है, तो उसे क्या कहते हैं? पदार्थ। फिर समझना पदार्थ क्या है। वैसी वस्तुएं जिसमें भार और द्रव्यमान हो, जो स्थान घेरता है, उसे पदार्थ कहते हैं। जब क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर किया गया, यानी पदार्थों का वर्गीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर या क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस बांटा गया, तो इसको दो वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? दो वर्गों में। पहला भौतिक वर्गीकरण, दूसरा रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार पदार्थ को 5 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्गों में? पदार्थ को 5 वर्गों में बांटा गया। किसके अनुसार? पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण के अनुसार। पदार्थ के भौतिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ को 5 वर्गों में बांटा गया। कौन कौन सी? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा अवस्था, बोसाइटिक कंडेंसर। पदार्थ की भौतिक वर्गीकरण के अनुसार कितने भागों में? 5 वर्गों में बांटा गया। यानी अकॉर्डिंग टू फिजिकल क्लासिफिकेशन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मैटर। फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार पदार्थ को 5 वर्गों में बांटा गया, अर्थात पदार्थ 5 प्रकार के होता है। किसके अनुसार? फिजिकल क्लासिफिकेशन के अनुसार, यानी भौतिक परिवर्तन के अनुसार। लेकिन वही जब रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार बताया गया, तो रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ 2 प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। कौन कौन सी? शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। मिश्रण को अशुद्ध पदार्थ भी कह सकते हैं। क्या चीज? अशुद्ध पदार्थ, अर्थात नॉन प्योर मेटर। नॉन प्योर मेटर। रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार पदार्थ को कितने वर्गों में? 2 वर्गों में, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ, यानी मिश्रण। चलो आगे चलते हैं, भौतिक वर्गीकरण पे चलते हैं। भौतिक वर्गीकरण में पहला है ठोस। ठोस होता क्या है? ठोस पदार्थ कहते हैं किसको है? व्हाट इज सॉलिड? सॉलिड क्या है? तो सॉलिड यहां समझते हैं परिभाषा। सॉलिड भी क्या है? एक प्रकार की पदार्थ ही है ना। तो ठोस वैसा पदार्थ, यानी ठोस का परिभाषा समझना, वैसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार निश्चित होते हैं। ठोस किसको कहते हैं? वैसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार निश्चित होता है, ठोस कहलाता है। याद हो गया? वैसा पदार्थ जिसका आयतन एवं आकार दोनों निश्चित होते हैं, ठोस कहलाता है। चलते हैं द्रव में। द्रव किसको कहते हैं? वैसा पदार्थ। द्रव भी क्या है? पदार्थ ही है ना, समझना। द्रव भी क्या है? एक पदार्थ ही है ना। तो वैसा पदार्थ जिसका आयतन तो निश्चित होता है। आयतन क्या होते हैं? निश्चित। लेकिन आकार क्या होते हैं? अनिश्चित। अनिश्चित। आकार क्या होते हैं द्रव के? अनिश्चित। ये स्पेसिफिक होते हैं। द्रव के आयतन, वॉल्यूम्स निश्चित होते हैं, स्पेसिफिक होते हैं। स्पेसिफिक मतलब निश्चित, लेकिन आकार जो होते हैं अनिश्चित। समझना, ये कहता क्या है? द्रव में भी मान लो कि एक गिलास वाटर लिए, क्या लिए? 1 गिलास पानी लिए। तो 1 गिलास पानी में है, में भी मान लो 250 ग्राम है। कितने हैं? 250 ग्राम है।
कौन? वाटर। जब इसको इस ग्लास वाले पानी को किसी लोटे या कोई और टैब में रखते हो तो इसका आकार कैसा बन जाएगा? उस लोटे के आकार का पानी बन जाएगा। लेकिन क्या पानी जब 200 ग्राम था तो यहाँ 250 ग्राम था, तो 250 ग्राम से कम हो गया ज़्यादा हो? पानिया तो उतना ही है, वॉल्यूम तो उतना ही है। क्या 1 लीटर में भी मान लेते हैं, 1 लीटर यहाँ भी मान लेते हैं 1 लीटर। पानी यहाँ भी ग्लास में 1 ही लीटर था, यहाँ भी पानी 1 ही लीटर है, परंतु यहाँ पे आकार कोई और शेप में था, यहाँ पे आकार कोई और शेप में है। इसका अर्थ क्या हुआ कि द्रव के आयतन निश्चित होते हैं लेकिन द्रव के आकार क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं गैस में। गैस का परिभाषा क्या है? डिफिनेशन क्या है? व्हाट इज डिफिनेशन ऑफ गैस? तो गैस के आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित, फिक्स नहीं है। गैस के यानी गैस भी क्या है? एक पदार्थ है ना जी। तो गैस वैसा पदार्थ जिसका आयतन और आकृति दोनों अनिश्चित होते हैं गैस कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्लाज्मा। कहाँ चलते हैं? प्लाज्मा अवस्था पे। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाता है? प्लाज्मा अवस्था। पीट देंगे, बदमाशी करोगे तो मैं पीटूंगा, सीखना है। पदार्थ की चौथी अवस्था क्या कहलाता है? प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। पदार्थ का चौथी अवस्था का खोज विलियम क्रुप्स द्वारा किया गया था। किसने? विलियम क्रुप्स नाम है। विलियम क्रुप्स ने पदार्थ की चौथी अवस्था का खोज किया। पदार्थ की चौथी अवस्था का खोज किसने किया था? विलियम क्रुप्स ने। कब? 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में विलियम क्रुप्स द्वारा पदार्थ की चौथी अवस्था का खोज किया गया था। पदार्थ की चौथी अवस्था का तापमान करीब 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। कितने? पदार्थ की चौथी अवस्था का तापमान करीब 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होते हैं। जैसे नाम सुने होंगे सूर्य या तारे। कोई सन भी क्या है? एक प्रकार के स्टार ही है। सूर्य का निर्माण हाइड्रोजन और हीलियम से हुआ है। तो हाइड्रोजन और हीलियम से होने के कारण सूर्य, हाइड्रोजन और हीलियम गैस है। क्या है? गैस है। तो सूर्य के अंदर नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। और जब पदार्थ की बात होते हैं कि कौन सी पदार्थ के कारण सूर्य के अंतर्गत तापमान है, तो पदार्थ की चौथी अवस्था के कारण सूर्य के या अन्य तारों के अंतर्गत ऊष्मा और ताप होते हैं। ऊष्मा और ऊर्जा होते हैं। ऊष्मा और टेम्परेचर यानी ताप या ऊर्जा पदार्थ की कौन सी अवस्था के अंतर्गत है? तो चौथी अवस्था के कारण ही सूर्य या और तारे के अंतर्गत जो ताप है, जो ऊष्मा है, जो ऊर्जा है, वो किसके कारण? पदार्थ की चौथी अवस्था के कारण। खोज किसने किया था? विलियम क्रुप्स ने। कब किया था? 1879 ईस्वी में। 1879 ईस्वी में विलियम क्रुप्स ने पदार्थ की चौथी अवस्था का खोज किया। यहाँ पांचवी अवस्था पे चलते हैं। पदार्थ की पांचवी अवस्था को क्या कहते हैं? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम क्या है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। यह नाम कैसे पड़ा? क्योंकि पदार्थ की पांचवी अवस्था का खोज 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर के किया था। कितने वैज्ञानिकों ने? 2 वैज्ञानिक ने मिलकर के पदार्थ की पांचवी अवस्था का खोज किया। एक का नाम था बोस, दूसरे का नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। तो इन दोनों ने मिलकर के पदार्थ की पांचवी अवस्था का खोज किए, इसलिए पदार्थ की पांचवी अवस्था का नाम बोस-आइंस्टीन कंडेंसर पड़ा। यहाँ तक समझ में आया बच्चों? नेक्स्ट चलते हैं, इन सब का गुण क्या है? गुण समझते हैं। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है ना? सॉलिड चलते हैं यहाँ पे ठोस में। जो ठोस पदार्थ है, ठोस पदार्थ की गुण समझते हैं। ठोस पदार्थ की जो कण होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके पार्टिकल्स के बीच अंतराण्विक स्थान नगण्य होता है, यानी न के बराबर होता है। और अंतराण्विक स्थान नगण्य होने के कारण यह कठोर होते हैं। क्या होते हैं? कठोर होते हैं। ठोस पदार्थ कैसा होता है? कठोर होता है। क्यों कठोर होता है? क्योंकि इनकी कणों के बीच अंतराण्विक स्थान कम है, परंतु अंतराण्विक आकर्षण बल अर्थात इंटरमोलिकुलर फोर्स अत्यधिक होने के कारण क्या चीज?
ठोस पदार्थ के अंतर्गत इंटरमोलिकुलर फोर्स जो है वो अत्यधिक होते हैं और अत्यधिक होने के कारण यह कठोर होता है। समझ में आया? पदार्थ की पहली अवस्था जिसको हम लोग ठोस कहते हैं, ठोस कठोर क्यों होता है? क्योंकि इसकी कणों के बीच अंतराणिक स्थान नगण्य होते हैं। पहला गुण क्या? अंतराणिक स्थान नगण्य होते हैं तथा अंतराणिक आकर्षण बल अत्यधिक होने के कारण यह कठोर होते हैं। समझे? इसका घनत्व अधिक होता है। घनत्व क्या होता है? अधिक, जिसको इंग्लिश में डेंसिटी बोलते हैं। डेंसिटी ठोस, द्रव और गैस से सबसे ज्यादा किसका होता है? घनत्व, ठोस का। इसके अंतर्गत विसरण की क्रिया नहीं होती है। विसरण का मतलब बहाव, बहाव की क्रिया नगण्य के बराबर होता है। किसके अंतर्गत? ठोस के अंतर्गत। नेक्स्ट जानते हैं, ठोस के अंतर्गत विसरण की क्रिया नगण्य के समान होता है और ठोस प्रवृत्ति के जितने भी पदार्थ हैं, ठोस प्रवृत्ति के जितने भी पदार्थ हैं, इन पदार्थों का जो डेंसिटी है, डेंसिटी अत्यधिक होने के कारण ठोस पदार्थ के घनत्व द्रव और गैस से अत्यधिक होता है और अधिक होने के कारण ठोस पदार्थ के अंतर्गत और भी ज्यादा मजबूती प्रदान होगा। समझ में आया इतना? नेक्स्ट चलते हैं, द्रव में विसरण की क्रिया अत्यधिक होता है। इसमें विसरण की क्रिया कम हो रहा था, इसमें विसरण की क्रिया ज्यादा है और सबसे ज्यादा विसरण की क्रिया किसमें होते हैं? गैस में। और जानते हैं ठोस में, अभी हमने क्या बताया, ठोस कठोर होते हैं। ये कठोर, द्रव कठोर नहीं होता है क्योंकि अंतराण्विक आकर्षण बल ठोस के अपेक्षा द्रव में कम होते हैं, लेकिन सबसे कम अंतराण्विक आकर्षण बल किसमें होते हैं? गैस में। सबसे कम अंतराण्विक आकर्षण बल किसमें होते हैं? गैस में। और गैस में सबसे कम अंतराण्विक आकर्षण बल होने के कारण गैस के अंतर्गत बहाव की क्रिया अधिक होते हैं, विसरण की क्रिया अधिक होते हैं। समझी? नेक्स्ट, और हमने बताया सबसे कम घनत्व गैस का होता है। सबसे कम घनत्व किसका? घनत्व गैस का। गैस में सबसे कम डेंसिटी होते हैं। आगे चलते हैं, और इन दोनों के बीच डेंसिटी किसका होता है? द्रव का। इसमें बहाव की क्रिया अधिक होता है। सेंट नाम सुने हो? सेंट, इत्र। देखते हो कहीं कमरे में मारने के पश्चात पूरे कमरे में फैल जाता है। लेकिन मान लो कि मैं भी एक पत्थर रखूं, पत्थर जहां पे रखोगे वहीं पे रहेगा ना, कहीं दूसरी जगह थोड़ी चला गया। क्यों नहीं गया? क्योंकि ठोस में बहाव की क्रिया नहीं हो रही, लेकिन घनत्व या गैस के अंतर्गत बहाव की क्रिया अधिक होने के कारण, विसरण की क्रिया अधिक होने के कारण पूरे कमरे में सेंट क्या हो गया? फैल गया। समझी? नेक्स्ट चलते हैं, प्लाज्मा अवस्था भी बताई दी है। पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा अवस्था कहलाता है। इसका तापमान 20,000 डिग्री सेल्सियस तक होता है। सूर्य और तारों में जो तापमान है, ऊर्जा है, प्लाज्मा अवस्था के कारण। पदार्थ की पांचवी अवस्था बोस साइडेड कंडेंसन है, जिसको दो वैज्ञानिकों ने, बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। चलते हैं यहाँ पे रासायनिक वर्गीकरण के अनुसार कितने प्रकार के? दो प्रकार के, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ यानी मिश्रण। शुद्ध पदार्थ किसको कहते हैं? वैसा पदार्थ जो एक ही प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ किसको? वैसा पदार्थ जिसका निर्माण एक ही प्रकार के परमाणुओं या अणुओं से मिलकर के बने होते हैं, शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट, अशुद्ध पदार्थ भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं और अणुओं से मिलकर के बने पदार्थ अशुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, जैसे मिश्रण। चलो यहाँ अशुद्ध पदार्थ में चलते हैं। तत्व और यौगिक शुद्ध पदार्थ है। तत्व और यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ। तत्व किसको कहते हैं? तत्व किसे कहते हैं? तत्व भी क्या एक प्रकार की पदार्थ ही है। कैसा पदार्थ है? शुद्ध पदार्थ है ना। तो परिभाषा क्या बताएंगे? तत्व वैसा शुद्ध पदार्थ है, तत्व वैसा शुद्ध पदार्थ है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है। तत्व वैसा शुद्ध पदार्थ है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता। अभी तक खोजे गए तत्वों की संख्या करीब 118 है। कितने? अभी तक खोजे गए कुल तत्वों की संख्या कितने हैं? करीब 118। तत्वों को मुख्यतः 3 भागों में बांट दिया गया। तत्वों को कितने भागों में? 3 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में? कौन कौन सी? धातु, अधातु एवं उपधातु। तत्वों को कितने वर्गों में बांटा गया? और भी है, इनर्ट गैस भी होते हैं, वो आगे पढ़ना है। जैसे धातु को क्या बोलते हैं? मेटल।
मेटल मतलब धातु, नॉन मेटल मतलब उपधातु, और मेटल वायर। चलते हैं थोड़ी सी, बहुत अभी हमने बताया कि तत्व किसको कहते हैं? तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे खंड या टुकड़ा नहीं किया जाता है, तत्व कहलाता है। समझे? तत्व किसको कहते हैं? अब यहाँ पे धातु कहते हैं किसको है? धातु का क्या परिभाषा होता है? धातु वैसा तत्व ही है ना धातु, तो परिभाषा समझना, अभी याद हो जाएगा। धातु वैसा तत्व जिसके अंतर्गत एक प्रकार की चमक होती है जिसे धात्विक चमक कहते हैं। क्या बोलते हैं? धात्विक चमक। इसमें चमक का गुण पाया जाता है, अर्थात समझना धातु का परिभाषा। धातु वैसा तत्व है जिसमें आघात, वर्धना एवं तन्यता का गुण पाया जाता है। किसका गुण? धातु वैसा पदार्थ है जिसके अंतर्गत आघात, वर्धना एवं तन्यता का गुण पाया जाता है, धातु कहलाता है। समझ में आया? सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय कोई धातु है, आघात वर्धनीय, और तन्यता क्या है? आघात वर्धनीय का मतलब या आघात वर्धता का मतलब पीट करके पतला चादर बनाना आघात वर्धना कहलाता है। और तन्यता किसी भी धातु को पीट करके पतला से पतला तार बनाना ही उसको आघात वर्धता कहते हैं। समझना है थोड़ा सा धातु में, इसमें क्या बोले? आघात वर्धना, आघात वर्धता एवं तन्यता। पतला तार बनाना तन्यता कहलाता है। धातु को पीट करके पतला तार बनाना क्या कहलाता है? तन्यता कहलाता है। और पीट करके धातु को पतला चादर बनाना आघात वर्धता कहलाता है। सबसे ज्यादा तन्य धातु है चांदी। कौन है? चांदी। चांदी से सबसे लंबा तार बनाया जा सकता है, समझी? और नहीं, सॉरी, चांदी नहीं, सब सोना है। सोना। कौन? सोना। सबसे ज्यादा तन्य धातु कौन है? सोना। सबसे ज्यादा आघात वर्धनीय धातु है चांदी। समझी? आगे अधातु, इसमें अभी हमने क्या बताया? धातु में इसमें एक अलग प्रकार की चमक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं धात्विक चमक। धातु में क्या होता है? एक अलग प्रकार की चमक होती है जिसे क्या बोलते हैं? धात्विक चमक। और धातु को पीटने पर टन की आवाज निकलती है। कौन कैसा आवाज निकलता है? धातु को पीटने पर टन की आवाज होती है जिसे हम लोग धात्विक आवाज कहते हैं, धात्विक साउंड कहते हैं। इंग्लिश में मेटालिक साउंड बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मेटालिक साउंड। तो मेटालिक साउंड सिर्फ मेटल से उत्पन्न होते हैं। जैसे टन ऐसे पीटे ना, तो ये लोहा है तब लोहे के जैसा साउंड होगा, और यदि धातु नहीं होता तो धात्विक साउंड उत्पन्न नहीं होते। अधातु किसको कहते हैं? अधातु समझना, वैसा धातु, वैसा तत्व, अधातु भी तत्व ही है ना, तो वैसा तत्व जिसमें आघात, वर्धता एवं तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है उसे अधातु कहते हैं। सभी जो धातु है, सभी धातु में लगभग ठोस अवस्था में पाया जाता है, लेकिन एक पारा ऐसा धातु है जो ठोस अवस्था में न पा करके द्रव अवस्था में पाया जाता है। अधातु समझना, वैसा तत्व, अधातु भी तत्व ही है ना, तो वैसा तत्व जिसके अंतर्गत आघात, वर्धता और तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है उसे अधातु कहते हैं। नेक्स्ट उपधातु है ना, उपधातु किसको कहते हैं? ये भी तत्व ही है। तो वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता है, उपधातु किसको कहते हैं? वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों का गुण पाया जाता हो उपधातु कहलाता है, मेटेलॉइड कहलाता है। समझी? यहाँ तक कोई डाउट? आगे चलते हैं। शुद्ध पदार्थ हमने बता दिया था, शुद्ध पदार्थ में ही है तत्व और यौगिक। यौगिक किसको कहते हैं? जब दो या दो से अधिक तत्व को किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो बना नया पदार्थ यौगिक कहलाता है। फिर समझना, यौगिक किसको कहते हैं? यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ है। जब दो या दो से अधिक तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने से बना नया पदार्थ यौगिक कहलाता है। यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक यौगिक होता है, अकार्बनिक यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक किसको कहते हैं? जिस यौगिक का निर्माण कार्बन से मिलकर होता है। किससे? कार्बन से मिलकर के होते हैं, उसे कार्बनिक यौगिक कहते हैं। और जिस यौगिक का निर्माण कार्बन के बिना होता है उसे अकार्बनिक यौगिक कहते हैं। जब प्रारंभ में रसायन विज्ञान के अंतर्गत बताया गया कि प्रकृति के द्वारा ही कार्बनिक पदार्थ बनाए जा सकते हैं,
परंतु जैसे जैसे डेवलप हुए मॉडर्न टाइम्स आया, वैसे वैसे पता चला क्या दुनिया में कोई चीज़ सबसे ज़्यादा बनाया जा सकता है तो कार्बनिक पदार्थ ही बनाया जा सकता है मानव के द्वारा। समझिए, अर्थात कृत्रिम तरीके से, ना कि नेचुरल तरीके से। पहले के वैज्ञानिकों ने बताया कि सबसे ज़्यादा प्राकृतिक के तरीके से ही कार्बनिक पदार्थ बनते हैं। आज के टाइम में अलग अलग प्रकार के कार्बन के वस्तुएं बनाए जा रहे हैं। कोई भी चीज़ मटेरियल्स जल रहा है तो उससे कार्बनिक ही पदार्थ निकल रहे हैं, वो कार्बनिक मैटर है, कार्बनिक ही पदार्थ है। कार्बनिक पदार्थ का परिभाषा समझ में आया? और कार्बनिक का पद समझ में आया? मिश्रण समझते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए तो बना पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मिश्रण एक अशुद्ध पदार्थ है। मिश्रण क्या है? अशुद्ध पदार्थ है, परंतु यौगिक क्या है? शुद्ध पदार्थ है। मिश्रण अशुद्ध पदार्थ, यौगिक अशुद्ध पदार्थ। मिश्रण का परिभाषा समझ में आया? जब दो या दो से अधिक पदार्थ को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए तो बना नया पदार्थ मिश्रण कहलाता है। मिश्रण किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है, लेकिन यौगिक किसी निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है। समझिए, यहाँ तक कोई डाउट नहीं? तो बच्चे लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी नए नए वीडियो लेकर के आएंगे और भी नई नई चीज़ें सीखेंगे। ये बेसिक था रसायन विज्ञान के अंदर जो पदार्थ होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, जो मेटर्स होते हैं, उनका वर्गीकरण हमने बताया, क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर्स बताया, या इसको बोल सकते हैं स्टेट्स ऑफ मेटर या स्टेट ऑफ सब्सटेंस भी बोला जाता है। स्टेट ऑफ सब्सटेंस या स्टेट ऑफ मेटर का मतलब होता है पदार्थ का वर्गीकरण। स्टेट ऑफ मेटर या स्टेट ऑफ सब्सटेंस का मतलब पदार्थ का वर्गीकरण, अर्थात पदार्थ को भिन्न भिन्न भागों में बांटना ही पदार्थ का वर्गीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पे पदार्थ को अलग अलग भागों में बांटा गया है, तो ये अलग अलग भागों में बांटना ही क्या कहलाता है? पदार्थ का वर्गीकरण, या अर्थात क्लासिफिकेशन ऑफ मेटर या क्लासिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस। समझ में आया? हमारे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइक करोगे, सब्सक्राइब करोगे, और भी नई नई चीज़ें हम आप लोग के लिए लाएंगे, और भी नए नए तरीके से हम आपको सिखाएंगे, सिखाने की कोशिश करेंगे, एफर्ट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि आप लोग बेहतर प्लेटफॉर्म तक पहुंच सकें। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।